दोस्तों, बाबर कौन था, बाबर कहां से आया और बाबर को हिंदुस्तान बुलाया किसने? आपको बता दें, मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर के बहादुरी के किस्से कौन नहीं जानता। आपको बता दें, मुगलों ने भारत में 300 साल तक राज किया। न सिर्फ राज किया बल्कि हिंदुस्तान को मजबूत भी बनाया। आपको बता दें, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में उज्बेकिस्तान में हुआ था और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आपको बता दें कि बाबर का रिश्ता बाप की तरफ से ऊपर जाकर अमीर तैमूर से मिलता था, जो कि अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान था। और वहीं दूसरी तरफ बाबर का रिश्ता उनकी मां की तरफ से ऊपर जाकर मंगोलों के सबसे बड़े सरदार यानी चंगेज खान से मिलता था। यानी आसान भाषा में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जहीरुद्दीन बाबर को अमीर तैमूर और चंगेज खान की बहादुरी विरासत में मिली। जी हाँ, इन दोनों का खून बाबर में मौजूद था। दोनों अपने समय में धाकड़ राजा थे। आपको बता दें कि अमीर तैमूर की बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन अमीर तैमूर का इंतकाल जब हुआ तो उसके सल्तनत को उनके बेटे कई हिस्सों में बांट दिया। उन्हीं सल्तनतों में से एक सल्तनत उज्बेकिस्तान के इलाके में थी। आपको बता दें, ये सल्तनत अमीर तैमूर की 5 नस्लों में आकर यानी जहीरुद्दीन बाबर के बाप के हिस्से में आई थी और फिर बाबर के वालिद के मर जाने के बाद ये सल्तनत बाबर के हिस्से में आई थी। जिस वक्त बाबर अपने वालिद की सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल की थी। लेकिन बाबर के चाचा ने अचानक बगावत कर दी और न चाहते हुए भी अपने चाचा से लड़ाई करनी पड़ी। इसके बाद और बाबर के हाथों से वो सल्तनत चली गई, जिसके बाद बाबर कई साल तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने अपने 30 साल तक उम्र जंगलों में भटकते हुए अपने ज़िंदगी को गुजारता रहा। यहाँ तक कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाबर ने कभी हार नहीं मानी। आपको बता दें, बाबर को जब महसूस हुआ कि अपने वालिद के सल्तनत को वापस नहीं ले पाएगा, तो उसने अपनी सल्तनत को वापस लेने के बजाय अफ़गानिस्तान को फतह करने का इरादा बनाया। बाबर ने अफ़गानिस्तान में कुछ इलाकों को फतह भी किया और उन इलाकों को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। आपको बता दें कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, उस वक्त बाबर के पास सिर्फ 13,000 फौजें थीं। आपको बता दें, और उसका मुकाबला पठान सल्तनत के सरदार यानी इब्राहिम लोधी से था। इब्राहिम लोधी के पास तकरीबन 1 लाख की फौज थी। इब्राहिम लोधी को यही लग रहा था कि बाबर को आसानी के साथ हरा सकता था, क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख फौज के साथ साथ हाथी भी मौजूद थे। आपको बता दें, हर चीज़ इब्राहिम लोधी के मुकाबले बाबर के पास कम थी। सिपाही भी कम थे, हथियार भी कम थे और हाथी भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बाबर को अपने पूरे सैनिकों पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इब्राहिम लोधी को आसानी से हरा देगा। बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था और न ही उस जंग से पहले हिंदुस्तान में किसी जंग में हथियार इस्तेमाल किया, और वो खतरनाक हथियार था बाबर की तोहफे। आखिरकार एक दिन पानीपत के मैदान में जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच घमासान जंग शुरू हो गया। आपको बताते हैं, इब्राहिम लोधी ने जब देखा कि मेरी फौज बाबर के मुकाबले काफ़ी कम है, तो इब्राहिम लोधी ने अपने सारे फौजों के साथ एक साथ उतार दिया और शायद ये इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी गलती थी। और वहीं दूसरी तरफ जहीरुद्दीन बाबर ने भी अपने तोप चलाने वालों को तोप चलाने का आर्डर एक साथ दे दिया। आपको बता दें कि बाबर के पास कुल 10 तोहफे थी। जब बाबर ने एक साथ 10 तोहफों चलाने का आर्डर दिया और एक साथ तोहफों की गरज से इब्राहिम लोधी के सारे हाथी पागल हो गए। आपको बता दें, तोहफों की गरज सुनकर इब्राहिम लोधी की हाथी न उल्टे पांव भागने लगे, बल्कि खुद इब्राहिम लोधी के हजारों सिपाहियों को कुचल दिया, जिसकी वजह से पूरी फौज में भगदड़ मच गई। बाबर ने जब अपने दुश्मन को जब ऐसे हालात देखे तो अपनी छोटी सी जो 13,000 की फौजें थी उसे एक साथ हमले करने का आर्डर दिया
और इतना ज़बरदस्त हमला किया कि लोधी चाह कर भी नहीं रोक सका और इस जंग में इब्राहिम लोधी मारा गया। इस तरह हिंदुस्तान में बाबर की पहली जीत हासिल हुई और इस जंग को जीतने के बाद बाबर मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। आपको बता दें कि बाबर अपनी जीत के बाद शानो शौकत के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। उस वक्त दिल्ली के सारे किले लोधी की फैमिली मेंबर का कब्जा था, लेकिन बाबर ने लोधी की मां से इस शर्त पर किले खाली करवाया कि वह लोधी की किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ नहीं कहूँगा और न किसी तरह की जानी माली का नुकसान पहुँचाया जाएगा। आपको बता दें, बाबरनामा में खुद बाबर ने यही लिखा है कि वो इब्राहिम लोधी की मां को हमेशा मां का दर्जा दिया करता था और उन्हें मां कहकर ही पुकारता था और उन्हें मां कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन कुछ सालों के बाद इब्राहिम लोधी की मां ने अपने बेटे की बदला लेने की बगावत कर दी थी, यहाँ तक कि बाबर के खाने में जहर मिलवा दिया था। आपको बता दें, जब बाबर को इस बात की खबर मिली तो बाबर ने उसे कैद करवा दिया और उसके बाद कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद कैद खाने में ही इब्राहिम लोधी की मां का इंतकाल हो गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के सल्तनत पर बैठने के बाद बाबर के सामने जो सबसे पहली मुसीबत थी वो थी मेवाड़ का राजा राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बाबर की सल्तनत को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। आपको बता दें कि मेवाड़ का राजा हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने ही बुलाया था। राणा सांगा ने बाबर को ये खत लिखा था कि तुम भारत आओ और भारत को जालिमों के हाथों से छुड़ा लो, क्योंकि राणा सांगा ये सोचता था कि शायद बाबर अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान को सिर्फ फतह करके उसे लूट कर वापस चला जाएगा और जब लोधी सल्तनत लुट जाएगा हम सब राजपूत मिलकर एक साथ मिलकर एक बड़ी सल्तनत कायम कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर हिंदुस्तान में ही रहकर सल्तनत करने लगेगा। आपको बता दें, जब जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली पे सल्तनत करना शुरू किया तो राणा सांगा ने बाबर के सल्तनत से इनकार कर दिया। आपको बता दें, राणा सांगा ने न सिर्फ बाबर को भारत में बुलाया था बल्कि साथ साथ ये भी कहा था कि वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर का जंग में साथ भी देगा। लेकिन जब बाबर को हिंदुस्तान में इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग कर रहा था तो राणा सांगा अपने इलाके में ही बैठकर सब कुछ देख रहा था और बाबर की मदद नहीं कर रहा था। इस वजह से भी बाबर राणा सांगा से ज़्यादा नाराज था। आपको बता दें कि दिल्ली का सुल्तान बनने के एक साल बाद ही यानी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच एक ज़बरदस्त जंग हुई। इस जंग में भी बाबर ने अपनी ज़बरदस्त होशियारी और तोपों के जरिए से राणा सांगा की फौज को चंद लम्हों में ही हरा दिया था। आपको बता दें, राणा सांगा को जब ये महसूस हुआ कि वो अब इस जंग में नहीं बच पाएगा तो वो जंग के बीच में ही पीठ दिखाकर भागने लगा, लेकिन बाबर ने राणा सांगा का पीछा नहीं किया। आपको बता दें कि बाबर से हारने के ठीक एक साल बाद ही राणा सांगा की मौत हो गई और एक दो साल के बाद ही यानी 1530 में बाबर की भी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि बाबर की कब्र के बारे में, क्योंकि बाबर ने ये नसीहत की थी कि उसके मरने के बाद उसके पुराने वतन यानी काबुल में ही दफनाया जाए, तो इसीलिए बाबर के बेटे हुमायूं ने काबुल में ही दफनाया था। आज भी बाबर की कब्र काबुल शहर में मौजूद है।